गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑफ क्लास 11th, जो आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में आपकी क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती है। सो यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन इज़ दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in the equal interval of time. Okay, so in that case I have already given you some example. In that example I have draw this type of graph जिसपे मैंने आपको टाइम को इक्वली डिवाइड किया था और मैंने ये बताया था कि लेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था कि 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस है, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर का है, लेकिन ओरिजिन से वो 4 मीटर का हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट केस 6 मीटर और 8। तो आपके पास ऐसी वैल्यू बनेगी। टाइम को आपने डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट को आपने किया, तो आपके पास टाइम 0 1 2 3 4 सेकंड आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 2 4 6 8 जो है इसके अकॉर्डिंग आपका ऐसे टेबल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो 2-3 बेसिक चीज़ें जो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर सेम होते हैं। तो कई बार अगर यूनिफॉर्म मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस बोल जाऊँ तो वो कंफ्यूज नहीं होना, उनकी वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड जो वो सेम होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इन द यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन, देन उस ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड कैसी रखनी पड़ती है, कांस्टेंट रखनी पड़ती है। एंड इफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन there is no change in the direction, and when the speed and the direction of any object is remaining same, it means the velocity of that object is also remain constant. Okay, so whenever the object is moving in the uniform motion in one direction, then magnitude of distance is equal to magnitude of displacement. Second, and the most important thing, the speed and the velocity of the moving object is also constant in the uniform motion. ओके, सो ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पर ग्राफ प्लॉट करना है। यू हैव दिस टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो यू हैव डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। सो फ्रॉम दिस पिक्चर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। सो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस and I'm taking the displacement along the y axis. Okay, and you have to also put the units of the physical quantity which you are showing from in the x axis and in the y axis. ठीक है, so time is in second and displacement in meter. Okay, so I am dividing the x axis in the equal interval 1 2 3 4 5 and displacement को भी मैंने इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब आपका टाइम 0 है, देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0। व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। टाइम इज 2 सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4। तो आप डॉट्स जब लगाएंगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब आपके पास एक ग्राफ प्लॉट होता है, तो आप जब ग्राफ प्लॉट करते हो फॉर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने याद भी होता है सभी को कि जब आप एक कांस्टेंट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट लाइन एक एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करती है, दैट इज द एंगल। ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास ग्राफ की नेचर कैसी आई है ये नहीं देखेंगे अभी अभी आप यही देखेंगे। तो जब आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ एंगल थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है। अगर यही पॉइंट मैं ऊपर ले जाऊँ, यहाँ पे ये भी वही स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ तो मेरे पास एक्स एक्सिस ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। क्लियर? तो ये जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द नेचर ऑफ द ग्राफ, जब आप बनता है ग्राफ तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आती है दैट मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द एक्स एक्सिस। चाहे आप यहाँ ले लो, एक्स एक्सिस आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा ही आएगा। ओके, क्लियर? और आपकी नेचर कैसी होती है ग्राफ की, जब आपके पास स्ट्रेट वेरिएशन आए कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब आपके पास टाइम इंक्रीज करे, एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी भी इंक्रीज कर जाए, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन
बनती है। जिस स्ट्रेट लाइन की नेचर आप क्या बोलोगे, देयर इज़ अ लीनियर वेरिएशन इन डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ठीक है। लीनियर वेरिएशन होगी डिस्टेंस और टाइम में, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम में लीनियर वेरिएशन आती है। क्लियर। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जैसे ये लाइन एक स्लांटेड लाइन है, ऐसे करके स्लांटेड है। तो अगर एक लाइन में ऐसे बना रही हूँ और एक लाइन आपके पास ऐसे बन रही है, तो ज़्यादा स्लांटेड कौन सी है, ये वाली लाइन ज़्यादा स्लांटेड है, ठीक है। तो आपके पास लाइन की स्लांटनेस बनानी है आपने, कि कितनी वो स्लांटेड बन रही है, तो उसकी स्लांटनेस बताने के लिए हम उसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द स्लोप tan थीटा, इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द स्लोप, उसकी स्लांटनेस आप देख रहे हो। तो जैसे एक लाइन मैंने ये बनाई है, एक लाइन आपके पास ही है, तो ये एंगल थीटा बना रही है। अगर इस लाइन का एंगल देखेंगे हम एक्स एक्सिस का, तो इतना बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। थीटा इंक्रीज कर जाएगा, लेसर द वैल्यू ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, लेसर विल बी द स्लैंटनेस, मोर द वैल्यू ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस, मोर विल बी द स्लैंटनेस। तो स्लैंटनेस निकालने के लिए हम स्लोप भी निकालते हैं, और स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। जब आप tan थीटा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने एक जनरल इक्वेशन में बनाया, जैसे आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो आप अगर जनरल इक्वेशंस की निकालने के लिए करोगे तो हम 1 2 3 4 तो लेते नहीं है, हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी पड़ती है। एक्स लेंगे, टी लेंगे, टाइम तो हम पुट नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को ऐसे 2 टाइम कंसीडर किए, जैसे मान लो 2 सेकेंड को मैंने t1 सेकेंड लिखा है, और जो 4 सेकेंड है उसको t2 लिखा। कोई भी 2 टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिए मैंने, ठीक है, कोई भी 2, इनमें से कोई भी 2 ले लिए। तो t1 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। और x वाई एक्सिस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज़, जैसे इसको मैंने x1 कंसीडर कर लिया, इसको x2 कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 है। आपने कैलकुलेशन कर लिया, इसलिए मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्लोप निकालना है तो आपको tan थीटा निकालना पड़ता है। जैसे आपके पास एक डायग्राम है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया मैंने, जिसमें मैंने 2 बॉडीज़ कंसीडर की हैं, एक ए है और एक मेरे पास बी है। तो आपको दिख रहा है कि ए जो है लेट वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, बी जो है एक्स एक्सिस के साथ वो θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको बताना है किसका स्लोप ज़्यादा है। तो जिसका एंगल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा स्लांटेड होगी, ठीक है, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा देखिए, और यहाँ पे देखो किसका ज़्यादा है, θ2 ज़्यादा है, वो बी का है, यानी कि बी का स्लोप जो है वो ज़्यादा है। तो आप बोलोगे बी हैज़ मोर स्लोप, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अब मैं ये ग्राफ यूज़ करूँगी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लियर। तो आपके पास मेरे पास ये इक्वेशंस बन गई, ठीक है। आपके पास जनरल टाइम मैंने t1 t2 कंसीडर किया, और यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अब आप ये कैलकुलेट करेंगे कि व्हेन यू हैव डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, तो आप उस ग्राफ से क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर गिवन हो तो आप क्या चीज़ निकाल सकते हैं, हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, वो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी आप सभी को पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो आपने वेलोसिटी ही लिखना है, इन अ यूनिफॉर्म मोशन। लेट एट t1 सेकेंड, ये t1 सेकेंड दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन तो आप सभी को दिख रही है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप ये देखेंगे, यहाँ मैंने क्या बोला आपको कि लेट जो आपका t1 सेकेंड है, उस t1 सेकेंड पे आपका ऑब्जेक्ट जो है किसी ना किसी डिस्प्लेसमेंट में तो होगा। जैसे यहाँ है 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 2 पे आपने 4 का किया है। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि t1 पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से t1 सेकेंड पे मैंने लाइन खींची, और t1 पे आपने देखना कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये देख रहे हैं x1। लेट x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द t1 सेकेंड, क्लियर। सिमिलरली यू हैव टू शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट t2 सेकेंड। तो आप बहुत सिंपल है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो t2 पे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ से लाइन शो कर दो, ठीक है। सो एट t2 सेकेंड लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज x2. So these x1 and x2 are the displacement of the bodies at the time interval t1 and t2 सेकेंड। ध्यान रखना t1 यहाँ से यहाँ है और t2 यहाँ से यहाँ है,
ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ है और ओरिजिन से यहाँ है। क्लियर। अब आपको क्या चीज़ करनी है, ध्यान रखना है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्लियर है कि आप कोई भी टाइम ले लो, कितना भी इंटरवल ले लो, वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है जब आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, ठीक है, ये वाले 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। लेट एट, कहीं पे भी ले सकते हो आप। लेट एट पॉइंट ए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज x1 and the time is t1. At point B the displacement is x2 and the time is t2. आपने यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, चाहे आप फर्स्ट सेकंड पे निकालो, चाहे थर्ड पे निकालो, या 0 से 3 तक निकालो, वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहती है। तो अगर आप इन 2 पॉइंट के बीच की जब यहाँ से यहाँ बॉडी जा रही है तो आपने वेलोसिटी निकालनी है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम ही रहती है चाहे आप कोई भी टाइम इंटरवल ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वही सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट एट t1 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज x1, t2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज x2। आपको ग्राफ देखना है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। नाउ आपको क्या चीज़ करनी है, आपने वेलोसिटी निकालनी है कितने टाइम इंटरवल में, ए से बी के बीच में, ठीक है। सिर्फ ए से बी पे आपने ध्यान रखना है, इन 2 टाइम के बीच में कितनी आपके पास वेलोसिटी आएगी। तो आपको बाकी टाइम नहीं देखना है, आपको सिर्फ ए से बी तक देखना है। तो ये तो पूरे x1 जो है, x1 तो पूरे t1 की है, x2 क्या है, पूरे t2 का डिस्प्लेसमेंट है। आपको सिर्फ बतानी है वेलोसिटी ए से बी। तो आपको टाइम भी ए से बी का चाहिए और आपको डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ए से बी तक की चाहिए। तो आपको पता है ए से बी तक टाइम इंटरवल निकालना है, तो ए पे टाइम t1 है और बी पे t2 है। आपको ए से बी का करना है, तो बहुत सिंपल, t2 में से किसको माइनस कर दो, t1। t2 माइनस t1 जो है वो ए से बी तक जाने का टाइम है। अब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ए पे आप x1 पे हो, बी पे आप x2 है, ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप x2 में से किसको माइनस कर दो, x1 को, एज सिंपल। क्लियर। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बोली थी कि स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप इन 2 पॉइंट की बात कर रहे हो तो नीचे का स्लोप नहीं देखेंगे हम। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो ए पॉइंट पे आप खड़े हैं, तो यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा। और इस पॉइंट को मैंने क्या शो कर दिया, सी। ये नीचे वाला पॉइंट मेरे पास डी आ गया, इसको मैंने ई लिख दिया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से मुझे थीटा मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है, तो मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में भी स्लोप यानी कि टैन थीटा चाहिए होगा। तो थीटा ये नीचे है, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम इन 2 पॉइंट्स के बीच की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में का ही हमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का ही टाइम यूज़ करना है, और इन दोनों के पॉइंट के बीच का ही हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप आपको पता है, चाहे ये 2 पॉइंट लो चाहे नीचे के पॉइंट लो, स्लोप हमेशा इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। ए से बी में टाइम कितना है, t2 माइनस t1। तो आपको बता दिया यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाने के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो बहुत सिंपल है, ए से बी तक जाने के लिए आपको सिर्फ कितनी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, x2 में से किसको माइनस कर दो आप, x1 को। तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1। Now you want to calculate velocity which is equal to displacement upon time. Now displacement ये है और time आपके पास ही है। This is your question number 1. ये कहाँ से कहाँ तक की velocity है, between the point A and B, ध्यान रखना है इसको। ओके, नाउ आपको A से B के बीच का ही स्लोप देखना है। तो स्लोप मैंने बना दिया, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा आता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ये कहाँ अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में यूज करेंगे। तो अब ABC में परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, BC, ठीक है। देखो क्या वैल्यू है इसकी, BC, और बेस क्या है आपके पास, AC, BC और AC। तो आपको BC और AC की वैल्यू निकालनी है। तो BC ये है आपकी वैल्यू, ये निकालनी है। तो BC निकालने के लिए आपको y एक्सिस देखनी पड़ेगी, y एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो BC निकालना है, तो बहुत सिंपल, BE में से CE को माइनस कर दो, ठीक है। BC निकालने के लिए क्या किया आपने, BC इज इक्वल टू BE माइनस CE, इसमें से इसको माइनस कर दो। BE पूरी वर्टिकल लाइन है, कितनी वैल्यू है इसकी, x2, और CE क्या है मेरे पास, x1। तो आपके पास x2 माइनस x1 आ जाएगा। नाउ AC यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टाइम देगी।
ए पे टाइम कितना है t1, सी पे टाइम कितना है t2, आपको ए से सी तक का चाहिए। तो ए से सी तक का निकालने के लिए आप t2 में से किसको माइनस करोगे, t1, हॉरिजॉन्टल पे जाना है, t2 में से t1 माइनस करना है आपने, तो t2 माइनस t1 आ गया। क्लियर? फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू विल गेट स्लोप। ठीक है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो और आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आपने, बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन पे जब आपके पास ग्राफ दिया तो उस ग्राफ का आप क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। वो स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। क्लियर? यही आपने सेम 9th में भी किए होंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी आपने क्या प्रूव किया, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर आता है। तो आपके पास ये दिया है, यू हैव टू कार्स ए एंड बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड यू विल, इन दिस ग्राफ you will see that there is a straight line, means that it is a graph for a uniform motion, and whenever there is a displacement time graph for the uniform motion then we can easily calculate the velocity by calculating the slope. Okay, so you have to find out that which car has more velocity, so you know that slope is equal to velocity। तो जिस भी कार का जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे ए का स्लोप कम है और बी का स्लोप कैसा है, ज़्यादा, सो बी हैज़ मोर स्लोप, सो इट्स वेलोसिटी इज मोर। वेरी सिंपल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो ए आपके पास ये वाली है और बी आपके पास ये है। ए आपका 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, बी आपका 60 का कर रहा है। तो आपने ए और बी की वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है। तो ए की वेलोसिटी निकालनी है तो यू हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। यहाँ पे आपको 30 दी है तो आपकी वेलोसिटी होगी tan 30। जब बी का निकालोगे तो tan 60 होगी। तो उनकी रेशियोज निकाल के आपने आंसर निकालना है इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने वेलोसिटी टाइम, पहले आपने पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। अब आपके पास आ रहा है सॉरी, अब आपके पास आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट्स बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। तो इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टाइम इंटरवल डिवाइड कर दिया। तो आपको वेलोसिटी सेम रखनी है तो मैंने कोई भी रैंडम सा नंबर ले लिया। लेट 0 सेकंड पे हर एक टाइम पे वेलोसिटी एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं कि 0 पे गाड़ी रेस्ट पे खड़ी है। तो अगर आप देख रहे हो कोई बॉडी 0 सेकंड पे आपने देखा रेस्ट पे खड़ी है, फिर नेक्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी, तब तो वो यूनिफॉर्म आएगी नहीं। मतलब जब भी आप उसको देखो उसकी स्पीड एक जैसी हो। तो मैंने देखा लेट 0 सेकंड में उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। तो मैंने ऐसे रैंडम सा नंबर लिखा 2 मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपने। अब आपको पता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो नंबर्स तो लिखते नहीं हो, जब आप कैलकुलेशन करते हो आपको क्या करना है, इसकी जनरल इक्वेशन लानी है। तो v की वैल्यू आपने ग्राफ में कांस्टेंट लेनी है, मतलब एक वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा बनेगा, देखो वेलोसिटी आ गई आपकी y एक्सिस में, टाइम आ गया आपका x एक्सिस में। तो यहाँ पे मैंने कोई भी टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ लूँगी 2 सेकेंड तभी भी वेलोसिटी 2 होगी, 4 सेकंड लूँगी तभी भी वेलोसिटी क्या होगी, 2। कोई भी टाइम इंटरवल ले लो वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो मैंने कोई भी 2 टाइम इंटरवल ले लिया। लेट इट टाइम मेरे पास t1 है, ये टाइम मेरे पास t2 है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, t1 t2 आ गया। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको पता है ये लेट ये 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी की वैल्यू कंसीडर की है। तो जब आप 0 पे देखोगे तभी भी उसकी 2 आएगी, नेक्स्ट पे देखोगे तभी भी उसकी 2 है, नेक्स्ट पे देखोगे तभी भी क्या 2 है। हर एक टाइम इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी क्या सेम। तो आपके पास कैसी लाइन आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे स्लोप नहीं बनेगा। स्लोप मतलब स्लांटनेस, ऐसे स्लांटेड तो है नहीं, तो इसका स्लोप क्या आएगा, 0, कोई स्लोप नहीं है इसका। ठीक है, तो आपके पास ऐसी वैल्यू आती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या बनता है। कंक्लूजन आप खुद लिखेंगे इसका कि द कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ इज दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपके पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आता है कि आप इस ग्राफ से क्या चीज़ कैलकुलेट करते हो। तो इसमें वेलोसिटी आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, तो क्या चीज़ कैलकुलेट करोगे, ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर गिवन है तो इन दोनों का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। जैसे पिछले वाले में डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन था तो आप क्या चीज़ निकाल देते, वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी टाइम गिवन है तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो।
ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे? मैंने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं यहाँ पे फिर से, तो मैंने यहाँ जैसे पॉइंट नंबर ए कंसीडर कर लिया और ये मैंने पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। क्लियर? अब आपने देखा कि जब t1 सेकेंड है तो t1 सेकेंड में वेलोसिटी v है, बी पॉइंट पे देखा जब t2 सेकेंड है तो वेलोसिटी फिर से भी क्या है, v। ठीक है, तो आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने ए और बी पॉइंट निकाला, मतलब ए से बी तक के बीच की आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ से कहाँ, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो आप कौन से टाइम इंटरवल में निकाल रहे हो? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए और बी, यानी कि t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपने निकाली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन t2 माइनस t1 ए से बी के बीच में, दैट इज इक्वल टू ए और बी दोनों पॉइंट पे कोई भी जगह ले लो, वेलोसिटी तो सेम ही है, तो इसकी जगह v ही आएगा। टाइम क्या आएगा? t2 माइनस t1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आप इन दो के बीच का एरिया लेंगे, स्लोप तो ले नहीं सकते क्योंकि स्लोप बन नहीं रहा है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का आप एरिया लोगे। इस पॉइंट को मैंने सी लिखा, इस पॉइंट को डी लिखा, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो आप लोगे एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आप ए सी भी लिख सकते हो, बी डी भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा ए सी। ब्रेथ क्या आ जाएगी आपकी? मैंने लिख दी सी डी। ए बी और सी डी सेम ही है, तो यहाँ पे ए सी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपको क्या देगी? वेलोसिटी। तो ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास? v। सी डी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टाइम देती है, तो सी से डी तक का टाइम, तो डी t2 है, सी पे t1 है, तो t2 माइनस t1 आपके पास सी डी आएगा, दैट इज t2 माइनस t1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू सी दैट राइट हैंड साइड आर सेम, सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो सेम, सो विल गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम क्या निकालते हैं? उन 2 पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमें क्या चीज़ दे देगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? तो आपने 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़े कि जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन दिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपके पास वेलोसिटी आती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप। और जब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन दिया हो, मैंने अभी तक यूनिफॉर्म मोशन के ही करवाए हैं, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।